देश विदेश में छत्तीसगढ़िया कार्यक्रम सीरीज के अंतर्गत आज हम ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला हमारे एक छत्तीसगढ़ी युवा विक्रम नायक जी से बात करने पर बैठे हैं। तो मैं बिना विलम्ब के विक्रम जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं अपना पहले परिचय दे दूँ। मेरा नाम अशोक तिवारी है। मैं छत्तीसगढ़ी प्रवासियों के ऊपर कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे मुझे पता चला कि आप हमारे एक होनहार युवा हैं जो पिछले लगभग 1.5 दशक से ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और अभी आप रायपुर आए हुए हैं, तो आपसे मिलने की इच्छा हुई। तो सबसे पहले मैं आपका इस मंच पर स्वागत करते हुए पहला सवाल ये दूँगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? जी, मैं बिलासपुर में पैदा हुआ था सन 1989 में। जिस अस्पताल में पैदा हुआ अब तो अस्पताल नहीं रहा, लेकिन बिलासपुर में मगरपारा एरिया में हॉस्पिटल था, वहाँ पे पैदा हुआ। क्योंकि जिस समय मेरी पैदाइश का वक्त था उस समय मेरे पिताजी जो थे वो सारे बिलासपुर में रहते थे। अभी भी हमारा आधा परिवार जो है, बड़े पिताजी, चाचा, सभी बिलासपुर में रहते हैं। अभी कोई एक नायक परिवार जो वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इलेक्शन वगैरह में खड़े, तो आपके परिवार से हैं वो जी, लोग? वो मेरे सबसे छोटे चाचा जी हैं। मुझे ये ताज्जुब होता है कि नायक लोग बिलासपुर कैसे चले गए? वो तो रायपुर की ब्रीड है। क्या है, दरअसल बात है मेरे पैदाइश से और भी पहले की। जी जी। उस समय में दादाजी जो थे वो खेती बाड़ी करते थे। हाँ हाँ। और उसके बाद में खेती बाड़ी से आगे बढ़ करके कुछ अलग करने की सोच में उन्होंने ट्रैक्टर की डीलरशिप के बारे में काम करने का सोचा। जी 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 जी। जिस समय उन्होंने उस बारे में काम करने का सोचा, उस समय में रायपुर की डीलरशिप जो थी वो पहले ही किसी और को दी जा चुकी थी, लेकिन बिलासपुर की जो डीलरशिप थी वो अवेलेबल थी। इसीलिए सारा परिवार जो है वो उस समय में बिलासपुर चले गया। जबकि हमारा जो गांव है वो यहीं रायपुर के पड़ोस में है। पूरा शायद कुर्रा गांव है, यहाँ से करीब 27 किलोमीटर दूर है, बंगोली के आसपास मेरे ख्याल से। खरोरा से पहले 10 किलोमीटर पहले बंगोली गांव आता है, वहाँ से अंदर कुर्रा का रास्ता है। और मनु नायक भी उसी गांव के हैं? जी, मनु नायक मेरे दरअसल चचेरे दादाजी हैं। है ना? हाँ जी। मनु नायक जिससे हमारा अच्छी वाकफियत है। वैसे तो हम मैडम से भी कई बार हमारी मुलाकात हुई है और हम लोग कुछ एक टीवी डिस्कशन में पैनल में मिल चुके हैं। जी। एंड आपकी पढ़ाई कहाँ हुई फिर? मेरी जो पूरी पढ़ाई है, पैदाइश बिलासपुर में हुई थी, लेकिन जब मैं करीब कुछ महीनों का ही था तभी मैं मम्मी पापा मैं हम लोग सब रायपुर आ गए थे। क्योंकि उस समय में मेरे पिताजी जो हैं वो वकालत करते थे, माताजी जो है वो वकालत की पढ़ाई करती थी। तो इसलिए हम लोग सब रायपुर आ गए थे, ताकि फिर बिजनेस में और वकालत में दोनों में मिक्सअप कर पाना जो है, दोनों को एडजस्ट कर पाना वो बहुत मुश्किल हो जाता उनके लिए। इसलिए वो यहाँ आ गए थे। तो तब से हम लोग रायपुर में ही रहे। हमारा घर एक रायपुर में भी है, तात्यापारा में। जी जी। तो जहाँ पे किरण जी के ऑफिस का बोर्ड लगा हुआ है, बस वही हमारा घर था। वहीं पर पला बढ़ा हूँ मैं। और वहीं पर रहते रहते मैं ही साले में स्कूल में मैंने पढ़ाई की थी। क्लास 10th तक के, मतलब 10वीं तक के मैंने मेरी जो पढ़ाई है वो साले में स्कूल में हुई थी। और फिर 10वीं के बाद मुझे राज्य से बाहर विशाखापट्टनम भेज दिया गया था इंजीनियरिंग के लिए। नहीं, 11वीं 12वीं के लिए। अच्छा, 11वीं 12वीं के लिए। जी। अच्छा। वो उसको भेजने की वजह भी थी क्योंकि मैं 10वीं में बहुत क्लास बंक मारने लग गया था, बदमाशियाँ करने लग गया था। तो मुझे बॉयज़ हॉस्टल में भेज दिया गया, जहाँ से आपको बाहर निकलने की अनुमति ही नहीं मिले। 2 हफ्ते में एक बार अगर आप टेस्ट पास कर रहे हैं तब तो आप बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं कुछ घंटों के लिए, नहीं तो नहीं जा सकते। वहीं रहना, वहीं पढ़ना है, वहीं सोना है, वहीं सब चीज़ें। तो 12वीं तक की पढ़ाई आपने वहाँ पर की? जी। फिर कॉलेजिएट एजुकेशन? फिर उसके बाद जब वापस आया तब फिर IIT वगैरह की तैयारी कर रहा था। क्योंकि जिस स्कूल में मैं गया था विशाखापट्टनम में, वहाँ पर IIT, AIEEE वो सब की तैयारी भी करवाते थे। तो मैंने सिर्फ IIT और AIEEE की तैयारी की, लेकिन मेरा नसीब अच्छा था नहीं था पता नहीं। और वकालत में मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे ही घर वालों से मेरी तुलना की जाए। क्योंकि मेरे यहाँ घर में तो सारे गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हैं वकालत में, तो उनसे कंपेयर कर पाना ही बहुत मुश्किल है। जी। तो मैंने इसलिए एक अलग ही फील्ड चुनने का सोचा। और मैंने घर वालों से बोला कि आपने 11th-12th के लिए मुझे राज्य से बाहर भेज दिया, अब बाकी की पढ़ाई के लिए देश से बाहर भेज दो। बोलते हैं ठीक है आप चले जाओ।
तो मैंने फिर उस समय खोजना चालू किया कि कहाँ जा सकता हूँ बाहर पढ़ने के लिए। जी जी। तो उस समय में बहुत सारे हमारे जो पहचान के लोग थे, कोई यूएस में है, कोई यूके में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे किसी की गार्जियनशिप में नहीं जाना है। मैं जाऊंगा तो ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ पर शायद कोई जानने वाला भी ना रहे, मैं इंडिपेंडेंटली चीज़ों को डिसाइड जी, करके कर सकूँ। जी। ताकि फिर अपने ही दम पे पूरा खड़ा हो सकूं। हाँ हाँ, फिर आगे। तो बस इसी बहाने मैं मेलबर्न पहुंच गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी सिडनी, ब्रिस्बेन, यहाँ पे कोई ना कोई जान पहचान के लोग थे। हम्म। तो मेलबर्न इसलिए मैंने भी चुना था क्योंकि मेलबर्न एक ऐसी जगह मुझे लगी जहाँ पे सारी चीज़ें हो रही थी। हम्म। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ा क्रिकेट मैच का स्टेडियम था वो भी एमसीजी एमसीजी होता है, था हाँ। उस ज़माने में भी, अभी भी है। वहाँ पर ही आपको फार्मूला 1 रेसिंग भी होती है, वहीं पे ऑस्ट्रेलियन ओपन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है थी वो मुझे अलग लगी कि यहाँ पे देखने और करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपने क्या पढ़ाई की मेलबर्न में? मैंने मेलबर्न में जा कर के पढ़ाई किया था दरअसल बैचलर्स ऑफ बिजनेस का, हाँ। जिसमें मेरी स्पेशलिटी थी इंटरनेशनल बिजनेस, जिसके लिए मुझे जापानी भाषा वगैरह भी सीखनी पड़ी थी। और उसके बाद में फिर वो पढ़ाई करने के बाद मैंने पढ़ाई करना चालू किया था फाइनेंस एंड बैंकिंग में मास्टर्स का। लेकिन वो पढ़ाई मैंने दरअसल बीच में छोड़ा और जी, फिर जी। उसके बाद मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग की पढ़ाई की। क्योंकि फाइनेंस एंड बैंकिंग में मैंने पढ़ाई करते करते ये तो सीख लिया कि मुझे वही पढ़ाया जा रहा है जो कि मैं बचपन से शेयर मार्केट, स्टॉक्स, वो सब मैं देखते हुए सीखते आ रहा हूँ। बस वही चीज़ें सीख रहा हूँ, तो मुझे कुछ नया सीखने को ज़्यादा नहीं दिख रहा था। इसलिए मैंने अकाउंटिंग की तरफ ध्यान दिया कि मुझे ये सब मैं सीख तो लूँगा, लेकिन जब मुझे चार्ट्स और वो सारी बैलेंस शीट देखना ही नहीं आएगा तो मैं क्या चीज़ आगे एनालाइज करूँगा। इसलिए मैंने फिर मास्टर्स इन अकाउंटिंग की पढ़ाई की। और ये पढ़ाई आपकी कब खत्म हुई, कौन से सन में? पढ़ाई लगभग मेरी खत्म हो गई थी सन 2014 में। 2014 में। जी, तो मैं 2008 फरवरी में 2008 में मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गया था। 2008 से 2008 में। 2011 तक की मेरी बैचलर्स की पढ़ाई हुई। जी जी। फिर 2011 से लेकर के 12 तक के एक साल जो था वो मैंने गैप लिया था। 12 से 13 के बीच में मैंने फाइनेंस एंड बैंकिंग की पढ़ाई चालू की थी, वहीं पर वो ही, फिर ऑस्ट्रेलिया वहीं में? ऑस्ट्रेलिया में ही। हम्म। और फिर वो बीच में छोड़ करके सन 12 के एंड से लेकर के 14 तक में मैंने अकाउंटिंग की मास्टर्स की पढ़ाई खत्म की। मतलब जो जीसा वाले आपके पेरेंट्स भी थे जिन्होंने आपको मदद की इसमें, जी, मतलब वो भी बहुत प्रशंसनीय कार्य उनके द्वारा किया गया। जी, फिर आप वहीं पे जॉब करने लगे हाँ। उसके बाद 14 के बाद में? जी, तो मैं वहीं पे, मैं तो जिस दिन से गया था उसके बाद मुझे शायद कितना करीब एक हफ्ते का टाइम रहा होगा। उस एक हफ्ते के बाद से ही मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई अपना के साथ साथ। अपना सस्टेनेंस खुद ही अपना जी। शुरू कर दिए थे? लेकिन मैं अपनी पढ़ाई का जो खर्चा था वो घर से ही लेता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इतना भी काम के पीछे लग जाऊं कि पढ़ाई ना कर पढ़ाई पाऊं। इफेक्ट हो जाए उससे, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि पढ़ाई की जो ट्यूशन फीस रहती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। जी जी। तो इस वजह से ट्यूशन फीस जो है वो अगर मैं कमाने में लग गया तब फिर मैं पढ़ाई करने का वक्त नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैंने सिर्फ अपनी खर्चे के लिए काम करना चालू किया और वही करते गए रहा सन 2008 से लेकर के अब तक के। अब मतलब फिर आप जिस जॉब में अभी होंगे, जी, जी। अभी क्या जॉब में है मतलब? अभी दरअसल मेरा जॉब जो है वो बहुत मिक्स्ड हो गया है। क्या है, दरअसल मैं जॉब करता था और अभी भी कभी कभार हफ्ते में एक आध दो दिन चले जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त बन गए हैं, उनसे मिलना जुलना हो जाता है इसलिए। लेकिन वो जॉब जो है वो मेरे लिए मेन नहीं है। तो आप मेरे लिए इंडिपेंडेंट main जो कुछ है काम करते हैं? वो बिजनेस है। अच्छा। वहाँ पर मैंने और मेरी पत्नी पल्लवी, हम दोनों ने मिल करके एक बिजनेस चालू किया था, जिसमें पल्लवी का शौक था सोशल मीडिया मार्केटिंग का। अच्छा। उस सोशल मीडिया मार्केटिंग को ही वहाँ पर एज अ बिजनेस उसने चालू किया था। मैं उनके साथ जुड़ा रहा कि ठीक है, आप सोशल मीडिया का देखो, आपका पीछे का जो भी एडमिन का काम होगा वो सारी चीज़ें मैं देख लेता हूँ। तो वैसे करके हम दोनों ने वो काम चालू किया था और आज वो काम इतना बढ़ गया है कि उसमें वक्त भी नहीं मिल पाता। हम लोग यहाँ छुट्टी में भी आते हैं तब भी हमें डेली काम करना ही पड़ता है। आपकी शादी कब हुई तब जी? जी, मेरी शादी हुई 2019 में। आपने खुद की क्या मतलब शादी का
थोड़ा चर्चा कर ली जाए। जी तो शादी का ऐसा था कि शादी के लिए पहले तो ऑस्ट्रेलिया में मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर मैं ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जी। हमारे लिए। क्योंकि अगर मैं किसी ऑस्ट्रेलियन से शादी कर लेता हूँ तो वो कभी भी यहाँ आकर के रहने के लिए तैयार नहीं होंगे, और जी, जी। रहने के लिए अगर कहीं गलती से तैयार हो भी गए तो वो यहाँ पर सेटल नहीं हो पाएंगे आगे चल करके। जम और नहीं मुझे पाएंगे। पता है कि मेरे यहाँ माता पिता जो हैं वो अभी तो अकेले रह ले रहे हैं, लेकिन वो आगे चल करके कभी ना कभी उन्हें भी तो मेरी ज़रूरत पड़ेगी, और वो बिल्कुल। यहाँ से कभी छोड़ करके जा नहीं सकते ऑस्ट्रेलिया। अगर वो जाते भी हैं तो वो कुछ समय के लिए जा पाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा समय वहाँ बिता नहीं सकते, क्योंकि वहाँ उन्हें बात करने के लिए कोई मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल ना सही उनके कहा कोई आपने। दोस्त यार मिलेंगे, ना कोई रिश्तेदार मिलेंगे। जी 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 जी। जी। तो पल्लवी है कहाँ की? तो पल्लवी जो है मेरी वाइफ जो है वो है दरअसल भिलाई की। हाँ। उनका गांव जो है बठेना पाटन के पास सज है। वो सजाती हैं आपकी? जी, स्वजाति। ये बड़ी जोरदार। पल्लवी धुरंधर उनका नाम है। हाँ 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 हाँ। उनकी शिक्षा दीक्षा क्या रही? उनकी शिक्षा जो है वो दरअसल भिलाई में ही पढ़ाई करती थी, हम्म। डीपीएस स्कूल में, और फिर उसके बाद वहाँ से केपीएस स्कूल से, फिर वहाँ से निकल करके उन्होंने निफ्ट की पढ़ाई की, नेशनल इंस्टीट्यूट इन फैशन टेक्नोलॉजी। कहाँ से? कौन से और कैंपस से? नेशनल इंस्टीट्यूट इन फैशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट की भुवनेश्वर से। अरे वाह। और भुवनेश्वर में पढ़ाई खत्म करने के बाद वो दिल्ली में काम करती थी एक्सपोर्ट हाउसेस में, जहाँ पर वो हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स वगैरह जो बनते हैं वो बनवा करके डिज़ाइन बनवाती थी, और फिर उन्हें बनवा करके उन्हें इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करती थी। तो ये उनका काम था। जब हमारी शादी होने की बात चली, तब शादी के जस्ट पहले उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी दिल्ली से, वापस रायपुर भिलाई आई। शादी के बाद फिर रायपुर आए। रायपुर आने के बाद में मैंने भी अपनी जॉब वगैरह सब छोड़ करके मेलबर्न से रायपुर आ गया था 2019 में, कि ऐसा तो कोई मतलब नहीं होता कि मैं शादी करके वापस चले जाऊं और वो यहाँ अकेली रह जाएं। तो जब तक उनका वीज़ा नहीं आ जाता तब तक मैं भी यहीं रहूँगा। ये सोच करके मैंने भी अपनी जॉब छोड़ करके साल भर यहीं थे हम। और फिर उसके बाद इसी बीच में हमने यहाँ पर भी एक बिजनेस चालू किया था, द ट्राइबल टेल्स के नाम से, अच्छा। जिसमें हम जो छत्तीसगढ़ के कारीगर हैं उनकी बनाई हुई कलाकृतियाँ, जैसे बेल मेटल की मूर्तियाँ हो गई, जैसे कि आपकी रॉट आयरन की चीज़ें हो गई, या तो फिर कोसा सिल्क की चीज़ें हो गई, या बांस से बनी हुई चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ों को कारीगरों से उनके नामों पे लेकर के फिर उसे ऑनलाइन बेचा करते थे। और इसी से मैं बाकी सारी चीज़ें देखता था। पल्लवी सोशल मीडिया का और डिज़ाइनिंग का जो काम है वो देखती थी, क्योंकि उन्हें डिज़ाइनिंग वगैरह की समझ जो है उन्हें ज़्यादा है, मुझे नहीं है। तो इसी से उनके भी में सोशल मीडिया की प्रति रुचि जागी, और वही रुचि आगे चल करके हमारे ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस में काम आई। फिर यहाँ से 19-20 में आप फिर शिफ्ट हो गए? जी, हम लोग यहाँ से 19 में तो यहीं थे, फिर उसके बाद 2020 में यहाँ से मेलबर्न वापस गए। कोरोना के बाद? नहीं, कोरोना के जस्ट पहले। हम लोग फरवरी 2020 में यहाँ से मेलबर्न गए, और मार्च में कोरोना। जब उनका वीज़ा आया, टूरिस्ट वीज़ा, तब वो उनका ये था कि मैंने ये सोचा था कि उनका टूरिस्ट वीज़ा आया है, 3 महीने के लिए है, 3 महीने के लिए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे जा कर के वो देख भी लेंगी कि वहाँ क्या कर सकती हैं, कैसा माहौल है, वहाँ पे कितना रह सकती हैं, या फिर वापस आकर के इसी ट्राइबल टेल्स में के ही काम को आगे बढ़ाना है, कैसे करना है, या फिर वहाँ पे और क्या किया जा सकता है कि वहाँ पर कोई शॉप्स हों, या फिर यहाँ से वो माल एक्सपोर्ट करके इंटरनेशनल लेके जा सकते हैं या नहीं। लेकिन जब हम पहुँचे फरवरी में, तो मार्च से कोरोना का लॉकडाउन लग गया, तो हम लोग वहाँ पर रह गए। नहीं तो हम लोग का ओरिजिनल प्लान ये था कि 3 महीना रुकेंगे, वापस आ जाएंगे, फिर यहाँ से जो माल वगैरह एक्सपोर्ट करने का है उसमें ध्यान देंगे। लेकिन फिर वो कोरोना काल की वजह से वो 1.5 साल हो गए, क्योंकि मेलबर्न जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में रहने वाला शहर था। अच्छा। वहाँ पर आप ये मान लीजिए कि साल में 300 दिन लॉकडाउन में थे। वो परेशानी आपने झेली वहाँ पर? कैसी ज़िंदगी थी? चीज़ें मिल जाती थी मतलब? हाँ, आप ये रहता था लॉकडाउन में भी
कि आप अपने 5 किलोमीटर के दायरे में जा सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन दिन में 2 घंटे के लिए आप सब ट्रैवल कर सकते हैं कहीं पे भी। उस समय तो सब व्यवसाय भी बंद रहा होगा, तो जी। फाइनेंशियल सस्टेनेंस के लिए कोई तो अड़चन नहीं? उसके लिए भी मेरे पास एक वजह ये थी कि मैं जिस कंपनी में जॉब करता था, उस कंपनी में ही मैंने दूसरे जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई करना चालू कर दिया था। जैसे ही पहुंचा था कि 3 महीना तो हूँ, तो 3 महीने ही कम से कम वहाँ पे अपना खर्चा चला दूँ, कितना घर से पैसे मंगाऊंगा। जी 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 जी। तो मैंने वहाँ पे पहले ही जाते ही जॉब ले लिया था, हम्म। और जैसे ही जॉब लेने का हुआ उसी समय लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। लेकिन लकीली उस जॉब की वजह से गवर्नमेंट के सपोर्ट भी मिला हमें थोड़ा, और जॉब की वजह से थोड़े बहुत कुछ घंटे से पैसे भी मिलते रहे, तो इस वजह से हमारा काम चल गया। लेकिन मुश्किल ये थी कि पल्लवी जो थी, उन्हें वहाँ जॉब करने की अनुमति नहीं थी उस समय में, क्योंकि वो एज ए टूरिस्ट गई थी। टूरिस्ट गई हुई थी। तो इसलिए मैंने उन्हें कहा कि आप जॉब करना भूल जाइए, आप बिजनेस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ अलग करने का, क्योंकि जॉब आप कितना भी कर लें, एक समय के बाद में कोई भी जॉब आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं दे सकती है। कि आपको उतने घंटे आपको लगाने ही पड़ेंगे जॉब में, ताकि आपके पास कोई धन आए, ताकि आप उसे कुछ खर्च कर पाएँ। तो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उसमें मिल ही नहीं सकता। चाहे आप कोई भी जॉब ले लें, चाहे कोई किसी कंपनी का सीईओ भी हो, तो भी उन्हें जा कर के ऑफिस में या कैसे भी उन्हें उतने घंटे लगाने हाँ, ये पड़ेंगे। नौकरी नौकरी है, काम नौकरी ही काम है करनी अपना। पड़ेगी। हाँ। आप वो ऑटोनोमस में नहीं चल सकता। जी 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 जी। तो इसलिए मैंने उन्हें कहा कि आप बिजनेस पे ध्यान दीजिए, मैं जॉब पे ध्यान देता हूँ, घर चल जाएगा। फिर उनको वर्क वीसा कब मिला? उनको वर्क वीज़ा मिला था 2021 में। इस बीच आपका आना जाना लगा रहा होगा यहाँ पे? नहीं, दरअसल हमारा आना जाना नहीं हो पाया था, क्योंकि कोरोना में हमें लॉकडाउन की वजह से निकलने का परमिशन ही नहीं मिलता था। तो जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तो उसके बाद हम लोग पहली बार आए थे 2022 में, करीब करीब 1.5-2 साल बाद। आपकी एक बेटी है? जी। कितने साल की है वो? बेटी अभी मेरी 9 महीने की है। 9 महीने की है, मतलब पिछले 24 में जी। पैदा हुई है। मई में ही उनकी पैदाइश हुई। और और उसी को पहली बार अभी इंडिया ला करके बाकी परिवार के साथ मिलाना था, तो इसीलिए इंडिया आ गए। और पल्लवी को भी जाना था, तो बेटी को भी साथ लेकर के हम कुंभ भी होकर के आ गए। अच्छा, कुंभ भी हो क्या? क्या वो जी। आप कब से हैं अभी इस बार रायपुर में? रायपुर इंदौर में में? हम लोग 22 तारीख को आए थे। तो 22 को आए और 23 को कुंभ के लिए चले गए, कि नहीं तो शिवरात्रि के पहले ख़त्म हो जाता कुंभ मेला। 26 को कुंभ। जी। तो इसीलिए बाय रोड आते ही बेटी को लेकर के हम लोग 9 महीने की बच्ची को लेकर के कुंभ यात्रा के लिए चले गए। वहाँ पे जाके स्नान वगैरह करके वापस आए। फिर उसके बाद बाकी परिवार वालों से मिलना मिलाना चलते रहा। सोशल मीडिया का काम पल्लवी करती हैं, किस तरीके का काम रहता है उसमें? जी, सोशल मीडिया का काम दरअसल ऐसा है कि जो भी व्यापारी हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट वाले हो गए या तो फिर कोई बिजनेस वाले हो गए, वो अपने बिजनेस पे ध्यान दे पाएंगे, लेकिन वो ग्राहक खोजने के लिए सोशल मीडिया में ध्यान नहीं दे पाते हैं। प्रोपगेट करने के लिए भी नहीं कर पाएंगे वो। तो इसीलिए उनके बिहाफ में सोशल मीडिया में, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे तो इंडिया में टिकटॉक बैन है, लेकिन वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में टिकटॉक चालू है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, वेबसाइट्स के थ्रू, जैसे भी डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग चैनल्स में हम कस्टमर्स को रीच आउट करते हैं। प्रोड्यूस भी करती हैं आइटम्स, मतलब डिजिटल रिक्वायरमेंट की जो भी चीज़ें होंगी, एडवर्टीजमेंट्स और प्रोपगेशन मटेरियल वगैरह, वो तैयार भी कर लेती है सारे। लेकिन वो दरअसल अकेली नहीं कर पाती हैं अभी, टीम क्योंकि मौजूद थी। इतनी वो काम दरअसल इतना ज़्यादा फैल गया है कि हमें टीम की ज़रूरत पड़ी, जो कि हमारे पास टीम ऑस्ट्रेलिया में भी है और इंडिया में भी है। अच्छा, जी। तो आपके कस्टमर्स इंडिया के भी हैं कि खाली ऑस्ट्रेलिया के हैं? दरअसल 70% जो कस्टमर हैं वो मेलबर्न के ही हैं। अच्छा। बाकी जो कस्टमर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग शहरों के, कुछ इंडिया के, कुछ अलग दूसरे देशों के ऐसे हैं थोड़े बहुत, लेकिन 70% जो कस्टमर्स हैं वो मेलबर्न के ही हैं। और उसमें भी ज़्यादातर जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि उन खानों की पहचान और परख हमें है, ताकि उन खानों को हम बता सकें कि ये करीब दिख रहा है, ये है क्या। आपने एक बहुत बढ़िया क्लू मुझको दिया,
आप वहाँ रहते हैं, जी। क्या आपने कभी किसी छत्तीसगढ़ी क्यूजिन को आप प्रमोट करने की कोशिश की आप लोगों ने? दरअसल सच बताऊं तो आज तक मुझे एक भी छत्तीसगढ़ी रेस्टोरेंट नहीं मिला है किसी भी देश में। बिल्कुल, बिल्कुल सही। इंडियन रेस्टोरेंट में किसी कुज़ीन को घुसाने की कोशिश कभी सोचा है आपने? इंडियन रेस्टोरेंट्स में डिशेस जो हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो डिशेस वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो नहीं पाई। हुई हैं। क्योंकि दरअसल जो भी क्यूजीन्स आप बनाते हैं उसमें हमने तो बहुत बेसिक चीज़ें करने की कोशिश की, जैसे चावल आटे की रोटी हो गई, लेकिन वो रोटी भी अगर आपको ताज़ी बन करके नहीं मिल पा रही है तो वो ठंडी होने पे खाने में मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से वो ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाता है। जैसे चीला है, फरा है, मुठिया है, बफोरी, जी। ये सब क्या हैं? ये पहले से रखे जा सकते हैं और वार्म करके, एंड दे आर वंडरफुल टेक अवेज। जी। ये इस तरह की चीज़ इसलिए पूछा मैंने क्योंकि आप उस एरिया में फील्ड में हैं जी। जी। और आपके क्लाइंट्स इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। जी। जी। तो क्या कभी इस तरीके के डेंट की कोशिश की है? मुझे लगता है कोशिश करनी चाहिए। कोशिश आप करनी तो आप ज़रूर अपनी चाहिए। मदर से पूछें, अपनी ग्रैंड मदर से पूछें जी। कि क्या चीज़ें हैं जिसको आसानी से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और जो लॉन्ग लास्टिंग, जो बहुत ज़्यादा पिचकाट वाला काम नहीं है बिल्कुल से। जी। एक बार रोल करके आपने फरा बना लिया, चीला बना के रखे हुए हैं, उसको ओवन में गर्म किया, कुराए, फिर परोस दिए, मे भी ऐसा कुछ तो। जी बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन जब वो आपका अपना व्यापार हो तब आप उसमें कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और के व्यापार में आप उन्हें जा करके बताएं कि नहीं आप ऐसे काम करें, तो वो दरअसल एथिक्स के खिलाफ हो जाता है। चलिए, तो मैं आपको एक मतलब मैंने एक नया दरवाज़ा खोल दिया। कभी इच्छा हो तो एक छोटा सा टेक अवे छत्तीसगढ़ी बना के उसकी भी दरअसल शुरुआत हमने कर सकें। कोशिश किया भी था हाँ। लॉकडाउन के समय में, क्योंकि हमारे पास करने के लिए और कुछ नहीं था। हाँ, 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 तो हाँ। लॉकडाउन के समय में हमने, क्योंकि सिर्फ एक जॉब के भरोसे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो हमने टेक अवे खानों का करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाए, क्योंकि उसके लिए कमर्शियल किचन का लाइसेंस की ज़रूरत रहती है। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको एक रेस्टोरेंट या एक कोई सा ठेला भी लगाना है मान लीजिए, तो उसके लिए भी आपको 5 लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, हाँ, हाँ। आपके पास हाथ धोने के लिए अलग से हैं या नहीं चीज़ें, आप खानों को रखने के लिए, गर्म कर रखने के लिए कुछ अलग से व्यवस्था है या नहीं, उन्हें ठंडा रखने के लिए अलग से कुछ है या नहीं, आप मीट और वेजिटेबल्स ये सब को अलग रखते हैं या नहीं, उसमें स्टिकर्स लगाते करके डेट के हिसाब से उसे फेंकते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ों का जब तक चेक नहीं होता, आपका कमर्शियल लाइसेंस नहीं मिल जाता कि आपके पास ये सारी व्यवस्था है, तब तक के आप वहाँ पे कोई भी फूड का व्यवसाय ज़्यादा नहीं कर सकते। इसलिए हमने जो शुरू किया था वो एज अ होम केटरिंग टाइप का ही शुरू किया था, और वो कुछ महीने ही कर पाए थे, क्योंकि उसे ज़्यादा बढ़ा ही नहीं सके, क्योंकि 5 किलोमीटर के दायरे में वो ज़्यादा नहीं, मैं तो इस बात को इसलिए बोला क्योंकि आप दोनों ही हैं, आप दोनों व्यवसायी हैं, दोनों छत्तीसगढ़ियाँ हैं, एंड यू नो द टेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ी कुजिन्स एंड ऑल दिस थिंग्स आई मीन टू से। तो शायद भविष्य में आपको ऐसी इच्छा हो तो यहाँ से कुछ लोगों को ले जाके उसको इनिशिएट करें। दरअसल क्या है, हमारा पहले बीच में एक प्लान भी था कि हम वहाँ पर अपना एक रेस्टोरेंट या कैफ़े जैसा कुछ खोलें और फिर वहाँ पर कुछ अलग करने की कोशिश करें। लेकिन जब से सोशल मीडिया में आकर के रेस्टोरेंट्स बिजनेसेस के बारे में देखना और उन्हें गहराई से जानना चालू किए हैं, तब से इतना तो समझ आ गया कि अगर आप किसी भी एक रेस्टोरेंट में व्यवसाय में चले गए तो आप उसे छोड़ करके एक दिन के लिए भी कहीं इधर से उधर नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, एक सॉलिड सपोर्ट चाहिए आपको, जाना है तो सॉलिड तो सपोर्ट। इस वजह से हमने वो व्यवसाय करने का प्लानिंग जो था वो बीच में ही बंद कर दिया। आपने पता नहीं रायपुर आप आते रहे होंगे, यहाँ एक गढ़ कलेवा नाम की जगह का नाम सुना आपने? वो तो कई सालों से चल रहे हैं। देखा है आपने? जी। चलो वो गढ़ मेरा कलेवा यहाँ से यहाँ पर सबसे पहला जो खुला था वो था घड़ी चौक के पास वाला गार्डन पे। वो था करीब आज से मेरे ख्याल में 18 या 20 साल के करीब हो रहे हैं उसे भी खुले। 18 साल पहले हो, उसको मैंने शुरू किया था। अच्छा। एक्चुअली मैं बेसिकली म्यूजियम क्यूरेटर हूँ। जी जी जी। और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वालों में 40 साल बाहर काम किया। जी जी। लौट को आया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि छत्तीसगढ़ी कुजीन को लेके कोई आउटलेट नहीं है। किसी को खाना हो आपको मित्र को तो आप अपने घर में बना के खिलाएंगे जी जी। तभी वो खा सकता है, पब्लिक प्लेस में कुछ है नहीं।
तो मैं उसमें संस्कृति विभाग में आफ्टर रिटायरमेंट में जी, जी। उनके साथ काम करता था। जी, एक्सपर्ट के तौर पर मुझे रखे थे, मैं उसके डायरेक्टर को मैंने एक प्रस्ताव रखा, वो ही रेडली एग्रीड टू इट। वो भी छत्तीसगढ़ी थे, उन्होंने मुझे बुरी बट्टी दी कि आपको जो करना है करिए, पूछिए मत, बताइए कि मुझे ये करना है। जी, उनको आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो जी। फिर मैंने एक पूरा का पूरा सेंटर प्लान किया। उसमें दोनों चीज़ें थी, एक तो छत्तीसगढ़ी जो आर्ट है, जी, जी। क्रिएटिव जी। आर्ट, रजवाड़ लोगों का गोंड जितने भी मिट्टी से चीज़ें बनाना, जाली बनाना, रिलीफ वर्क बनाना, लकड़ी के कार्विंग, जी, जी। तरह तरह की चीज़ें, लकड़ी के छत वाला घर, पत्थर के छत वाला घर, जी। लोहे के छत वाला घर, घास वाला, फिर वो ट्री हाउस, तमाम चीज़ें प्लान की जी। मैंने उसको बड़े मनोवेग से उसको तैयार किया। और मुझे खुशी होती है कि अब ऐसे मुझे लगता है राज्य भर में 100-150 आउटलेट खुल गए हैं और करोड़ों का बिजनेस हो रहा है। हर शहर में कई सारे खुल चुके हैं। सरकार, पिछली सरकार तो उससे इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने सरकारी आदेश निकाला कि हर कलेक्ट्रेट में गढ़ कलेवा खुलेगा, जी। हर जिले में खोल रखा है। मैं हर जब जिले बाहर में- जाता हूँ तो मेरा दिल भाग भाग हो जाता है। और दरअसल पिछली सरकार का एक और चीज मुझे अच्छा लगा था, वो था सी मार्ट खोलने का, सी मार्ट बहुत अच्छी थी, जिसमें छत्तीसगढ़ी आपको सारे जो भी प्रोड्यूस सारे ट्रेडिशनल प्रोड्यूस हैं, वो बिल्कुल सारी बिल्कुल। चीजें आपको एक जगह मिल जाती हैं, जो कि नॉर्मली सारी किराना दुकानों में नहीं मिलती हैं। एक्चुअली मैं म्यूजियम क्यूरेटर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। जी। भोपाल में एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय नाम की जगह है, जी, जी। दैट इज़ नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड। तो मैं वहाँ क्यूरेटर रहा, 30 साल तक वहीं रहा। जी, उसके जी। पहले मैसूर उसूर कई जगह में रह चुका हूँ। जी, जी। तो मुझे आप वो जो पल्लवी का काम बता रहे थे ना, जी, तो जी। वो मुझे बड़ी रुचि हुई। मैं ज़िंदगी भर करता रहा, अभी भी करता हूँ। जी, जी। मेरे बड़ी नेटवर्किंग है, आर्ट्स और जी, जी। प्रमोट भी करता हूँ। कई लोग काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की है, तो अच्छा लगता है। आई एंजॉय डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो इसलिए मुझे लगा कि ऐसा कुछ किया जाए, और नहीं तो सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ी कुकरी के बारे में चैप्टर्स डाले जाएं। माइट बी यू कैन हैव विजुअल्स फ्रॉम योर ग्रैंड मदर, फ्रॉम योर मदर और फ्रॉम मदर इन लॉ, कुछ भी एक I कोशिश actually है। wanted to do one more thing, and that is to actually visit the village Tulsi. अच्छा, क्योंकि वो जो गांव है वो पूरा यूट्यूबर्स सोशल का मीडिया गांव बन यूट्यूबर्स चुका का है। गांव बन गया तो पूरा वहाँ हमारा। पर ही कोई ना कोई एक ऐसा चैनल चालू किया जाए जो कि छत्तीसगढ़ी क्यूजीन को ही आगे प्रमोट करने का काम अगर चालू कर दें, तो उसी के थ्रू कई लोगों को छत्तीसगढ़ी व्यंजन क्या होते हैं वो छत्तीसगढ़ में ही नहीं पता है, क्योंकि जब तक गढ़ कलेवा नहीं था हाँ। काफी सारे लोगों को गुस्का बफौरी के बारे में पता भी नहीं मालूम होता ही था। नहीं था, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब तक लोगों को व्यंजन के बारे में पता ही नहीं रहेगा तब तक वो जानेंगे क्या और बनाएंगे क्या। वो बड़ी क्रांतिकारी शुरुआत हुई उसके चलते। और छत्तीसगढ़ी जो क्यूजीन है उसका बहुत ज़बरदस्त अपलिफ्टमेंट हुआ है भाई। जी सैकड़ों बताने कि आउटलेट खुल गए हैं, और आप लोग अपने मेहमानों को खाजा और बिड़िया और क्या क्या होते हैं ना, कुरमी ठठी कुर वो खिलाते हैं स्नैक्स में। जी। तो एक बड़ी क्रांतिकारी शुरुआत हुई है उसकी। हाँ तो ये मैंने, चूंकि आप सोशल मीडिया की बात की, इसलिए मैं दोनों चीज़ को कहा, क्यूजिन भी डाला और हैंडीक्राफ्ट। आपने ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट है छत्तीसगढ़ का, उसको वहाँ से बैठे बैठे उसके बिजनेस के बारे में नहीं सोचा? मैंने उसके बारे में दरअसल सोचा ज़रूर था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी चीज़ अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है पहली, और दूसरी एक्सपोर्ट लाइसेंस के बाद में जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं, आप चीज़ों को आसानी से यूएस भेज सकते हैं, यूरोप भेज सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भेजने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट क्वारंटीन मेजर होता है। वो ऐसे होता है कि आपको हर एक चीज़ किस मटेरियल से बनी है, उस मटेरियल में क्या क्या हुआ है, कैसी टेस्टिंग हुई है, वो सारी चीज़ों का आपको टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है एक्सपोर्ट लाइव के साथ में, तभी वो कस्टम से क्लियर होकर के बाहर आ पाएगा, नहीं तो वो वहीं पे कस्टम्स में रोक दिया जाता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप छत्तीसगढ़ से गरम मसाले लेकर के जा रहे हैं, गरम मसालों में अगर लौंग डली हुई है, भले ही वो पिसी हुई लौंग है, लेकिन वो अलाउड नहीं है, तो उसे उठा करके फेंक देंगे। तो वहाँ पर वो क्वारंटीन के जो मेजर्स हैं वो सिर्फ इंटरनेशनल के लिए नहीं, वहाँ पर रीजनल में भी बहुत ज़्यादा क्वारंटीन के मेजर्स होते हैं कि आप एक फल लेकर के एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकते। ये तो ठीक है। मैं जैसे हैंडीक्राफ्ट की बात हो रही थी, तो जो इस वजह से कि जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं,
क्योंकि वो बनती जो है वो एक मटेरियल जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं होता, क्योंकि जो भी कारीगर हैं उन्हें जो भी तांबा पीतल जो भी अलग अलग मिलते जा रहे हैं उन्हें पिघला करके वो चीज़ें बना रहे हैं, तो उसमें वो स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। इस वजह से हर एक प्रोडक्ट के लिए या हर एक बैच के प्रोडक्ट के लिए आपको हर बार एक अलग टेस्टिंग करवाना पड़ेगा, और उस टेस्टिंग में कई महीने लगेंगे, और फिर उसके बाद अब वो एक्सपोर्ट होगा और फिर वहाँ पहुँचेगा, और फिर उसके बाद वहाँ पर आपको लोगों को सिखाना पड़ेगा कि ये दरअसल है क्या चीज़, ये क्यों बहुमूल्य है, उसके ये क्यों कंपोनेंट के यूनिक बारे में। है। हाँ, हाँ, हाँ। फिर उसके बाद में जानने के बाद हो सकता है कि वो शायद उसे लें। हम्म। तो ये जो कर पाना है ये हाँ नहीं, काफी यदि पेचीदा है। यदि हाँ पेचीदा तो है, लेकिन यदि कोई कर सके, प्योर ब्रास की कास्टिंग हो रही हो, प्योर जी। ब्रांच की कास्टिंग हो रही हो, जी जी आयरन तो है, खैर उसमें कोई बात नहीं, बेम्बू है, वुड है, कौड़ी है, पाम लीव है, इस तरह की चीज़ें हैं। इवन टेक्सटाइल, जी। ये भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसमें मुझे लगता है टेस्टिंग शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, मतलब कंपाउंड मटेरियल की चीज़ें ना हो, आई मीन टू से। तो उसमें भी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग अपने घरों में बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऐसा सहेज करके नहीं रखते हैं। अच्छा, जी। यूज एंड थ्रो वाले लोग हैं यूज सर। एंड थ्रो ज़्यादा होते हैं, और बहुत ज़्यादा, जैसे आप इस कमरे में जितनी आर्ट की चीज़ें देख रहे होंगे, इतने आर्ट की चीज़ें वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग होंगे जो कि करोड़पति होंगे, शायद इतनी चीज़ें उनके घर में भी ना हो, हम्म। उनके पूरे घर में भी शायद इतनी आर्ट्स एंड क्राफ्ट की चीज़ें आपको ना मिलें, क्योंकि बहुत मिनिमलिस्टिक, बहुत सिंपल और प्लेन रखते हैं, और जो भी उन्हें डेकोरेटिव आइटम्स रखने भी हैं वो या तो यूज़ एंड थ्रो कि ठीक है कहीं टूट गया तो उठा के फेंक दिए, या तो फिर कुछ अलग रख दिए, वहाँ पे शो पीस रख दिए, दैट्स इट। आपको 18 साल हो रहा है मुझे लगता जी। है ऑस्ट्रेलिया में, तो आपकी जो सोशल नेटवर्क है वो इंडियंस हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, छत्तीसगढ़ी हैं, क्या है उसमें? दरअसल मेरा जो नेटवर्क है वो बहुत वास्ट और अलग है। मेरे नेटवर्किंग में इंडियंस भी हैं, मेरे नेटवर्किंग में नेपाली भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, आपको चाइनीज़ भी मिलेंगे, और फिर उसमें ऑस्ट्रेलियंस भी मिलेंगे, यूके यूएस के जो लोग हैं वो भी मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के लोग हैं कुछ? जी, छत्तीसगढ़ के लोगों का पूरा ग्रुप है मेलबर्न में ही, हाँ, हाँ। और सिडनी में भी। जैसे कि आपने सुना होगा नाचा करके, जो कि गणेशकर जी ने चालू किया था शिकागो में, उसी नाचा का एक ब्रांच जो है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए भी है। अच्छा, आप उससे जुड़े हुए हैं? जी। और उसमें ही वहाँ पर मेलबर्न में हम हर साल में कम से कम 2 से 3 फंक्शंस ऐसे करते हैं जिसमें सारे छत्तीसगढ़ के लोग जितने उस ग्रुप में जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं वो आकर के एक जगह कहीं पे आपस में मिल लें, कभी होली के लिए, कभी दिवाली के लिए, कभी ऐसे ही 15 अगस्त 26 जनवरी वाला कार्यक्रम। वैसे अंदाजन अमूमन कितने लोग होंगे छत्तीसगढ़ी वहाँ पे? सिर्फ मेलबर्न की बात करूँ तो वहाँ पर कम से कम 40 से 50 लोग होंगे, या तो फिर अगर फैमिली के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 25 से 30 फैमिली तो होंगे। सही है। सिडनी वगैरह सिडनी का मिलाएं तो वहाँ पर भी कम से कम 25 से 30 फैमिलीज होंगे। लेकिन परेशानी ये आ जाती है कि ये हमें सिर्फ उनके बारे में पता है जो या तो आप जुड़े हैं और जो गर्व से बताते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ियों से जब आपकी मुलाकात होती है तो क्या कभी छत्तीसगढ़ी में बात होती है किसी की? होती है, लेकिन सिर्फ तब जब उन्हें छत्तीसगढ़ी आती है। हाँ, बहुत से लोग साथ दिक्कत होगी, नहीं जानते होंगे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि छत्तीसगढ़ से नहीं हैं लेकिन उन ग्रुप से भी जुड़े हैं, क्योंकि उनकी शादी किसी न किसी छत्तीसगढ़िया से हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि छत्तीसगढ़ में रहे हैं, पले बढ़े हैं, लेकिन वो हमेशा शहरों में रहे हैं, तो उन्हें छत्तीसगढ़ी आती नहीं है, या तो समझ में आ जाती है लेकिन बोलना नहीं आता। देखिए ये भी समय के ड्यूअल आइडेंटिटी वाले छत्तीसगढ़िया हो सकते हैं, मतलब ही इज मारवाड़ी पर देन छत्तीसगढ़िया आल्सो, क्योंकि यहाँ रहता है, पंजाबी पर देन छत्तीसगढ़िया आल्सो। लेकिन उसमें भी ये परेशानी आ जाती है कि वो बताते नहीं है कि वो छत्तीसगढ़ के हैं जब तक कि उन्हें पता ना चले कि सामने वाला कहाँ का है। छत्तीसगढ़ी है। क्योंकि मेरे साथ में भी ऐसे बहुत हुए हैं
कि हमारे साथ रायपुर के ही काफ़ी सारे लोग यहाँ से जो पढ़ाई करने के लिए गए थे मेरे साथ में ही, वो जैसे टाटीबंध के कुछ पंजाबी फैमिली से बच्चे गए थे। तो जब तक कि उन्हें पता नहीं चलता कि इतना आप छत्तीसगढ़ के हैं, सब यही सोचते हैं कि वो पंजाब से हैं, क्योंकि दिखने में उनका परिवेश पंजाबी में रहेगा पगड़ी के साथ। तो इसीलिए पर आइडेंटिटी पता ही नहीं चलती। आपने तो काफ़ी देखा इतने वर्षों में, खाटी छत्तीसगढ़िया मतलब कुर्मी, तेली, सत्तामी, बामन, जी जी, इस तरह से साहू, सोधी, साहिब। लोधी, साहू, जी। उजीर, धोबी, नाई, इस तरह के भी लोग हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल है। अच्छी तादाद के हैं वो, अच्छी तादाद में तो नहीं कह सकता, लेकिन हैं ज़रूर। है जरूर। जी। और आप लोग का वही जो कम्यून है वो नाचा के मार्फत से है। जी, उसके बिना भी मैंने काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जो कि हैं छत्तीसगढ़ से, रायपुर, बिलासपुर, इधर उधर के, लेकिन वो आज तक कभी नाचा के साथ जुड़ नहीं पाए, क्योंकि वो जुड़ना नहीं चाहते, उन्हें वो सोशलाइज नहीं करना है। तो नाचा से भले ना जुड़े, पर वो दूसरे छत्तीसगढ़ियों से भी नहीं जुड़ना चाहते। मतलब जैसे आप एक इंडिविजुअल हैं, आप नाचा, वो सबसे जुड़ जाएंगे, लेकिन एज अ ग्रुप में कभी सामने नहीं आना चाहते। तो उनकी तादाद भी काफ़ी होगी। उनकी भी तादाद है, इसीलिए मैंने कहा कि वहाँ पर और भी लोग हैं, लेकिन वही 20-25 परिवार जो हैं जो जुड़े हुए हैं, उनके बारे में मिलना जुलना जिनसे होता है वो होता है। मतलब 20-25 परिवार तो नाचा से जुड़े हैं, उसके अलावा 20-25 हो सकते हैं। और काफ़ी सारे छत्तीसगढ़िया होंगे जिनके बारे में पता ही नहीं चलता। हाँ, वो लोग मिलते जुलते नहीं है इसलिए। जी। लेकिन हो सकता है कि अगर यहाँ से उनके परिवार वाले ही उन्हें बताएं कि ये भी हैं हमारे पहचान के, यहाँ पर इस शहर में यहाँ पर हैं, तो हो सकता है कि वो कभी जुड़ें। कल के बजट में वित्त मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम प्रवासी सम्मेलन करेंगे। आज मैं उसको दिन भर ढूंढते रहा तो मुझे उनका स्टेटमेंट मिल गया। उनका मैंने बजट स्पीच पढ़ी तो एक पैरा है जिसमें लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस वर्ष राज्य में प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा संदेश है और मुझे लगता है पहली बार हुआ इतिहास में, आज तक छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ। तो इसमें जैसे जो ग्रुप में परिचित है, मान लीजिए नाचा का है, नाचा से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। नाचा गणेश सिंह से यहाँ से जुड़े हुए हैं। पिछले बार आपने उनसे बोला, मैं कपिल अम्बेर से जानता हूँ उनको भी, गणेश कर को, उनकी वाइफ दीपाली को भी। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनसे एसोसिएटेड नहीं हैं, फिर भी वो रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए क्या किया जाना चाहिए? दरअसल आप जोड़ने के लिए जोड़ तो लेंगे सभी को, लेकिन वो सभी एक साथ एक जगह एक समय पे छुट्टी लेकर के कभी आ ही नहीं सकते। एक डेटा बैंक बनाने के लिए बात डेटा बेस बनाने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो यही हो सकता है जो सेंसस होगा। सेंसस के हिसाब से जितने भी लोग छत्तीसगढ़ से हैं और वहाँ से सेंसस में अप्रवासी जितने हैं उनका डेटा अलग से निकाल करके उस डेटा को यूज़ करके फिर उन्हें जोड़ा जाए, तो ही एक तरीका है, नहीं तो नहीं। वहाँ उस देश का जो सेंसस है उसका नहीं, छत्तीसगढ़ के सेंसस में, छत्तीसगढ़ के सेंसस में, क्योंकि आप जब भी किसी परिवार से जुड़ते हैं तो परिवार में कितने लोग हैं, रहते हैं, ये पूछा जाता है। क्या हम नहीं मुझे नहीं ये भी ना ये भी तो जोड़ सकते हैं कि क्या आपके परिवार में कोई ऐसे भी अप्रवासी भी जो कि बाहर रहते हैं, यहाँ पे नहीं रहते छत्तीसगढ़ में या किसी दूसरे देश में रहते हैं। ये आपने बहुत बढ़िया सुझाव दिया। दरअसल में होता क्या है सेंसस ऑपरेशंस में कि जो आदमी है उसी की गणना की जाती है जी, उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ नहीं पूछा जाता। लेकिन उसमें काफ़ी सारे सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं उनके बारे में कि हाँ आपका धर्म क्या है, आप क्या काम करते हैं, आपका व्यवसाय क्या है, तो क्या हम उसमें एक सवाल ऐसा नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन वहाँ पर यदि मान लीजिए ऐसा कोई पॉइंट है जिसके माध्यम से इस इंफॉर्मेशन का प्रोपोगेट किया जा सके कि छत्तीसगढ़ सरकार आपसे जुड़ना चाहती है, तो कुड यू कॉन्टेक्ट अस, आर यू कैन, आप विवरण हमको दे सकते हैं, संपर्क करें करके। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में आपको कोई जानकारी हो ये तो कर सकते हैं कि या तो
छत्तीसगढ़ में के जो भी निवासी हैं, जो अप्रवास में रह रहे हैं, उन्हें कुछ ऐसा इंसेंटिव दें कि वो आकर के आपके डेटाबेस में नाम लिखाएं और जुड़ें। तब तो कोई जब कभी साल 2 साल में कभी कोई एक बार आ रहे हैं, क्योंकि मेरे जानकारी में तो ऐसे भी लोग हैं जो कि एक बार जो विदेश चले गए वो 8-10 सालों के बाद शायद कभी वापस आए हों। सही बात है, ये आते ही नहीं हैं। तो ऐसे में फिर आप लोगों को जोड़ने के लिए कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि देखिए, क्योंकि आप इंटरनेशनली उनका हर किसी का फ़ोन नंबर, ईमेल या कोई आईडी तो निकाल नहीं सकते। क्योंकि मैंने खुद ही गणेश जी से कोशिश की कि आपके जो अलग अलग कंट्रीज में चैप्टर हैं, क्या मैं उनसे संपर्क कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे जानकारी नहीं दी इसकी। आप चाहें तो मैं आपको नाचा के जो भी ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, जी जी। उन्हें आप उनके साथ आपको जोड़ सकता हूँ। देखिए, आप अकेले काफ़ी हैं एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में, मतलब इसलिए मैं आप पूछ रहा हूँ कि कितने लोग हैं। मतलब यदि आप थोड़ा बहुत आगे बढ़ के अभी नहीं बाद में मुझे बता सकें कि कहाँ कहाँ के हैं वो लोग, जी जी। किस किस शहर के, किस किस गांव के, इस टाइप के। ज़्यादातर लोग आपको रायपुर या उसके आसपास के ही मिलेंगे, या बिलासपुर के। और विक्रम, मेरा मतलब मैसेज ये कि जो वाकई में छत्तीसगढ़ी भाषी है, आई मीन टू से भाषी भाषी से, देखिए आपकी मदर टंग है, आप नहीं बोलते वो दूसरी बात है। जी मेरे बच्चे नहीं बोलते जी क्योंकि बाहर ही पैदा हुए वो लोग, जी रायपुर से बाहर जी नहीं बोलते, लेकिन उनकी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है। जी। ऐसा मैं कह रहा हूँ, ऐसे लोग जिनका जो छत्तीसगढ़ी कल्चर को बिलोंग करते हैं। वैसे दरअसल आप ये मान लीजिए कि जितने भी अप्रवासी छत्तीसगढ़ियाँ होंगे, मेरे अंदाज में बड़ी मुश्किल से 10 से 20% ही ऐसे अप्रवासी छत्तीसगढ़ियाँ होंगे जो कि छत्तीसगढ़ी मातृभाषा को जानते और संस्कृति को समझते हैं। लेकिन उनके पेरेंटेज जिनका रहा हो छत्तीसगढ़ी, वैसा अगर आप देखना चाहें तो करीब करीब 40 से 50% तो मिनिमम लोग होंगे, है ना, जी, आधे तो होंगे जिनके कम से कम। पेरेंट्स जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जानते हों या भाषा को जानते हों। वैसे अगर लोगों को देखा जाए तो कम से कम नहीं में 50 से 70% लोग तो ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे। सिर्फ 30 से 40% वो मिलेंगे जिनके परिवार में भी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को नहीं जानते हों, जो कि यहाँ पर कुछ सालों में से ही रहे हों, लेकिन कहलाते तो वो छत्तीसगढ़िया ही हैं, क्योंकि उनका परिवार यहाँ पर रह रहा है। नहीं, पर वो एक ट्रेडिशनली किसी और कल्चर को बिलोंग करते होंगे, मतलब मे भी बिहारी कल्चर है, पंजाबी कल्चर है, सिंधी कल्चर है, मारवाड़ी कल्चर वो है। प्लस इसलिए मैं डुअल आइडेंटिटी की बात बोला कि दो पहचान है। मैं छत्तीसगढ़ी भी हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ का हूँ, लेकिन मैं ये हूँ जी वो। पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो आप जो 40 या 50-60% की बात कर रहे हैं, जिनकी एक ही आइडेंटिटी है जी कि वो छत्तीसगढ़ी है। जी। बोलते नहीं वो बात दूसरी है, हाँ बोलते नहीं वो बात दूसरी है, जी। लेकिन उनकी और कोई पहचान नहीं है। हाँ, तो वैसे कम से कम नहीं तो आपको 50 से 70% तो लोग मिल जाएंगे, हाँ। जो कि जितने भी अप्रवासी छत्तीसगढ़िया होंगे, जैसे मान लीजिए 1000 अप्रवासी छत्तीसगढ़िया हों, उसमें से 500 से 700 अप्रवासी तो ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जिनमें या तो छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पहचान है, या तो उनके परिवार को छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति की पहचान हो, जिसमें उनकी झलक हो, जो कि अपना बचपन पूरा यहाँ व्यतीत कर चुके हैं। और देखिए सच बड़ी बात है कि आना जाना लगा रहता है तो चीज़ें ताज़ी होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप चूँकि जिस तरह की फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो क्या आपके यहाँ वहाँ भी मतलब ये तीजा पोरा टाइप के जो व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं? मैं खुद तीजा का व्रत रखता हूँ। रियली? हाँ शादी के बाद से हाँ आप दोनों रखते हैं मतलब? जी इस पोला त्यौहार क्या होता है मालूम है आपको? हाँ। वो लेकिन वहाँ नहीं मनाते होंगे। पोला वहाँ पर आपको मिट्टी के दिए वो नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? लेकिन तीजा जो है, तीजा मैं और मेरी पत्नी जो है, हम दोनों ही रखते हैं। बाकी होली, दिवाली, दशहरा, ये तो चीज़ें कॉमन है ना, वो तो हर भारतीय रखते हैं, हर भारतीय मनाता है। कोई और ऐसा फेस्टिवल जिसको हम लोग टिपिकली छत्तीसगढ़ी फेस्टिवल कहते हैं वो वहाँ, जैसे वो औरतें मनाती हैं खमर छठ, बहुला चौथ, इस टाइप की चीज़, वो वहाँ हो पाती है? हमारे साथ मैं जब से गया हूँ तब से हमेशा ऑनलाइन में ही ज़्यादा मनाया है गया है।
हर साल घमरचट के समय में हमारे यहाँ बड़ी दादी जो है, दादी के बड़े भाई के यहाँ पर पूजा रखी जाती है, जहाँ पे मम्मी भी जाती है और ऑनलाइन वीडियो कॉल में ही पोता लगाती है। हाँ हाँ, अरे वाह 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 वाह। बस आई थिंक पिछले 17-18 सालों में शायद एक बार ऐसा मौका था जब मैं कमरचट के समय में यहाँ पर था। वो भी तब जब मैं 1 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया छोड़ करके शादी के लिए इंडिया आया था तब। हम्म। और कुछ बहुला चौथ टाइम के त्यौहार भी कुछ महिलाएं मनाती हैं, आपका आइडिया नहीं होगा। नहीं, तो वैसे क्योंकि, तीजापुर दरअसल ये हो जाता है कि आप होली, दिवाली, दशहरा, ये भी जो त्योहार हैं, जब आप इंडिया से बाहर निकल जाते हैं तो इन त्योहारों के लिए आपको छुट्टी अलग से नहीं मिलती है। जैसे मैं बाकी देशों का तो नहीं कह सकता, लेकिन बाकी देशों में भी करीब करीब ऐसी ही चीज़ें होती हैं कि आप मंडे से लेकर के फ्राइडे हफ्ते में 5 दिन काम कर रहे हैं, जॉब पे हैं, सैटरडे संडे आपके लिए छुट्टी है। उन दिनों में आप अपने बाकी काम कर रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्योंकि मंडे से फ्राइडे के बीच में किसी दोस्तों से मिल पाना ही बहुत मुश्किल होता है। कभी आप छत्तीसगढ़ी म्यूजिक सुन, जैसे दिवाली हो गए, दशहरा हो गए, होली हो गए, भले ही वो किसी भी दिन में आए, मनेगा वो वीकेंड में ही। छत्तीसगढ़ी म्यूजिक सुनते हैं आप लोग वहाँ पे कभी? ऐसा नहीं, सिर्फ त्योहार के वजह से समझ में। और या तो फिर जब कोई मीम आपको सोशल मीडिया पे दिखता है तब सुनते हैं, और या तो फिर जब कोई भजन चलता है तब सुनते हैं। ये जैसे नवरात्रि वगैरह जी, ये मनाते हैं, नहीं मना पाते हैं हम लोग वहाँ पे? नवरात्रि वहाँ पर हम लोग तो मनाते हैं, लेकिन इतने अच्छे से नहीं मना पाते जितना यहाँ मनाते हैं। बस वहाँ पे ये कर लेते हैं कि या तो कभी एक टाइम का व्रत रख लिए, चाहे वो अष्टमी का हो, चाहे पंचमी का हो, चाहे नवमी का हो, या तो फिर आप उस समय में नॉनवेज वगैरह लाना खाना बंद कर दिए, कहीं बाहर हो गए। सावन में बस जैसे वही कई लोग, करिए। सावन में कई लोग वो नहीं। जी। अच्छा, घर में पूजा पाठ वगैरह होती है आप लोगों की? वो ज़्यादातर लोगों के घरों में मैंने देखा है कि हर कोई अपने अपने घरों में, जिनके भी परिवार हैं, वो अपने घरों में पूजा ज़रूर करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई हर दिन पूजा करे, लेकिन करते ज़रूर है। जैसे कि मैं जब अकेले रहता था, मेरी शादी नहीं हुई थी, तब मेरे पास पूजा के लिए बॉक्स होता था, जो कि हमेशा सिर्फ त्योहारों के समय में बाहर निकलता था, और वहाँ पर मंदिर बंद करके उस समय पूजा होती थी। बाद में वो बॉक्स पैक होकर के रखा जाता था साइड पे। और अब नियमित पूजा होती है? अब नियमित पूजा होती है, मैं ना करूँ कम से कम वाइफ करती है। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप इस चीज़ को मेंटेन करें, एक परिवार के रूप में मेंटेन करें। आप दोनों को ही मुझे लगता है छत्तीसगढ़ी आती होगी, पल्लवी को भी और आपको भी? हम दोनों को छत्तीसगढ़ी समझ में आ जाती है, बोलने में हमें परेशानी होती है। समझना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन क्या अभी आप कभी आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से छत्तीसगढ़ी में संवाद करते हैं अभी भी? हमेशा, है ना? अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कभी भी हिंदी में बात नहीं करते, है ना? जी। पल्लवी भी? जी। ये सिस्टम चल रहा है अभी आज की तारीख में। अपने पेरेंट्स से हमेशा हिंदी में बात करते हैं, वो चूंकि पहले से कर रहे होंगे, हमेशा छत्तीसगढ़ी में वो बात मुझे लगता है क्योंकि आप पहले से कर रहे होंगे। बचपन वो से हम देखते और बात करते बड़े हुए हैं, इस वजह से वही आज भी चल रहा है। अगर हम उनसे हिंदी में बात करना चालू कर दें तो ऐसा लगता है किसी अनजान से बात कर रहे हैं। आप लोगों की दोनों पति पत्नी की भाषा वहाँ पे अंग्रेजी है कि हिंदी है? हिंदी है। हम अपने घर में हिंदी में ही बात करते हैं। हाँ। अगर आसपास में बहुत सारे लोग हैं और कभी लगता है कि अलग हो रहा होगा, तब हम कभी इंग्लिश में बात कर लिए, नहीं तो हिंदी में। और या तो फिर जब कभी घर परिवार के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या ग्रुप कॉल चल रहा है, कुछ है, तब हिंदी छत्तीसगढ़ी उसमें चलता है। ये भी चलता है, हिंदी छत्तीसगढ़ी सब हाँ। चल जाता है अपने आप में। क्या जिसे जो भाषा आती है उसी भाषा में बात करेंगे। अच्छा, बाकी जैसे और हिंदी भाषी जो भारतीय मिलते होंगे, उनसे मुझे लगता है हिंदी में ही बातें होती होगी बाहर की दुनिया में। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ी से बात किसी और से नहीं होती होगी वहाँ पे? वहाँ पर कभी होती है? छत्तीसगढ़ी में सिर्फ दोस्तों से बात होती है जिन्हें छत्तीसगढ़ी आती है, वो भी ऐसे मजाक के तौर पे, ताकि कुछ सेंटेंसेस में हाँ मजाकिया तौर पे कभी बात करने के लिए, काय दाऊ काय करत है, हाँ।
वो इसने चलते। तो जोवियल नेचर की जब संवाद जी। होता है उस तरीके से। क्योंकि और बहुत ज़्यादा अगर आप छत्तीसगढ़ी में बात करना चालू कर दें तो भी ये होता है कि हो सकता है कि सामने वालों को उतनी अच्छी छत्तीसगढ़ी नहीं आती हो सकता है कि आपने कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि हमें भी उतने अच्छे से नहीं आती। नहीं, वो सही बात, हर किसी के साथ वो दिक्कत होगी, जी। हर किसी के साथ दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी आप 18 साल से 17 साल से वहाँ लगातार रह रहे हैं, आपने छत्तीसगढ़ियत को इतना बचा कर रखा हुआ है। आपने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि जो हिंदू ट्रेडिशंस हैं उसको मानने की बात आपने कहा, आप तीजा का उपवास भी कर लेते हैं, जी। ऑनलाइन पोता भी लगवाते हैं, नवरात्रि की पूजा करते हैं, घर में पूजा आराधना करते हैं, हिंदी में संवाद होता है, छत्तीसगढ़ी में भी दादा दादी से नाना से बात होती है। तो छत्तीसगढ़ी जो कल्चर है, छत्तीसगढ़ी जो छत्तीसगढ़िया तिब्बत जिसको कहूँगा, जैसे इंडियनेस होता है तो छत्तीसगढ़ी नेस है, उसको आप काफ़ी बहुत खूबसूरती से अपने आप में अपने लाइफ स्टाइल में बचा के रखे हुए हैं। आप क्या अंत में ऑस्ट्रेलिया से यहाँ लौटना चाहेंगे? इसको अभी तो एक बहुत प्रीमेच्योर सवाल है, क्योंकि इसमें एक चीज़ और है, आपकी बेटी बेटा है, बेटी जब बड़ी होगी, जी। क्योंकि वह पैदा हुई है, जी। तो उसके इंटरेस्ट क्या रहेंगे? वेदर सी वुड लाइक टू कम बैक विथ यू, या उसको वही लगेगा घर ही रह जाइए। वो तो ये दरअसल पेचीदगी वाली स्थिति आ सकती है कभी, बिल्कुल आएगी, है ना? उसमें कोई दो मत नहीं है। ये पेचीदगी वाली जो स्थिति है वो तो मेरे साथ ही आने वाली है। बेटी के बाद तो बात की है, क्योंकि बेटी की नागरिकता तो अभी से ऑस्ट्रेलियन है। क्योंकि कल ही मैं बात कर रहा था, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ। जी। एक डॉक्टर खेतराम चंद्राकर हुआ करते थे, जी। कुर्मी थे वो भी, जी। ही वॉज प्रोफेसर इन लंदन, ब्रिटेन में थे। वो पहले आदमी है जो छत्तीसगढ़ से माइग्रेट किए, करंट जितनी मुझे जानकारी मिली है 61 में उनकी डेथ हो गई, 5-6 साल पहले मेरे ख्याल से। तो उनके बच्चे वही पैदा हुए, 2 बेटी 2 बेटा, शादी हुई उससे पहले वो चले गए थे, तो पत्नी को भी रहते वहाँ 65 साल हो गए, पत्नी अकेले रहती हैं, बेटी बेटी अपनी जगहों में रहते हैं, उनके आने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी हर साल आते हैं वो लोग, जी। लेकिन अपना डेरा उन्होंने वही बना के रखा है। जी। उनकी ज़मीन है, रिश्तेदारी है। उसके जो छोटे भाई हैं वो मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, वाइस चांसलर रहे अवध रामचंद्राकर, मदर जानती होंगी उनको। तो वो बोल रहे थे यार अशोक, तो ओमन तो आते हैं, साल दर साल आते हैं, जुम्मेवार आते हैं, लेकिन रहते हुए हैं, किसी की भी शादी छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है। हिंदुस्तानियों में हुई है, स्कॉटिश में हुई है, मुस्लिम से हुई है, वो तमाम अपनी अपनी जगह सब हुई है। लेकिन वो होता है कि आप जहाँ रह रहे हो उसके साथ एक तादाद में बढ़ जाता है, फिर उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती। जी। फिर एक बार ये होता है, एक बहुत ही मतलब जो हर मनुष्य के साथ होता है, मोह रहता है भाइयों बहनों से, माता पिता से। लेकिन जब आप सोचोगे कि आपको वापस आना चाहिए, तब तक हो सकता है माता पिता बहुत वृद्ध हो गए हों, आपके साथी चले गए हों, या मतलब यू डोंट नो भविष्य की किताब में क्या लिखा हुआ है। जी। तो आपके दरवाजे वैसे खुले हुए हैं कि आप डिटरमिन्ड है कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे। क्या जब तक मैं अकेला रहता था, मैंने इसीलिए आज तक ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं ली, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कभी कभी वापस आना पड़ेगा। इसलिए मैंने आज तक कभी नागरिकता नहीं ली 17 सालों में। लेकिन अब जब बेटी की हो गई वहाँ पर, तो मुझे पता है कि अगर मैं वापस आना भी चाहूँ तो उस बच्ची का क्या दोष है जो कि यहाँ कभी रही नहीं, जिसकी पूरी पढ़ाई वहाँ हो रही है, मैं उसे उसकी जन्मभूमि से हटा दूँ। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ, आपने मुझे 1 घंटे का समय वक्त दिया, आपसे बहुत दिलचस्प बातें हुई हैं। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, नमस्कार।